Welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 9 financial management। और जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो में हमने फाइनेंशियल डिसीजन तक सभी चीज़ें कवर कर ली थी, जितने भी तरीके के डिसीजन होते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन या फिर अलग टाइप के डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, तो वो सब हमने एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ ही नोट्स के साथ कवर किया था। सो आई होप आपके भी वो क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज आज की क्लास की वीडियो में हम जो कवर करने वाले हैं वो करेंगे फंक्शंस ऑफ प्लानिंग एंड कैपिटल स्ट्रक्चर के दो टॉपिक्स हम कवर करेंगे साथ ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ। सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास की वीडियो को और करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग, देखिए फाइनेंशियल प्लानिंग को जो है वो तीन चीज़ों में डिटरमाइन कर रखा है। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है हमारे पास रिक्वायरमेंट्स ऑफ फंड्स, प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। इन तीनों के बेस पर ही हमारी पूरी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अब आपको बताएं कि हमें इतने फंड की ज़रूरत है, ठीक है। अब इतने फंड की हमें ज़रूरत है, वो किस समय तक हमारे पास आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे पैसों की ज़रूरत जो है वो सिर्फ 10 दिनों के अंदर अंदर है। अब 10 दिन बाद मेरे पास जो पैसे आए वो किस काम के, किसी काम के नहीं। जिस समय के लिए मुझे चाहिए थे वो तो समय निकल चुका है ना। इसीलिए हमें कितने फंड की ज़रूरत है, कितने समय के अंदर चाहिए और साथ ही उनका ठीक से यूटिलाइजेशन हो भी रहा है या नहीं। ये तीन चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर हम ओवरऑल जो फंड होता है हमारे पास पैसे होते हैं उसकी हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि इसका करना क्या है। तो ये हमारा यहाँ से हम समझ सकते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ आ जाइए कि टू इंश्योर टाइमली अवेलेबिलिटी टू फंड्स व्हेन एवर रिक्वायर्ड, जैसे कि हमने आपको बताया कि समय के हिसाब से व्हेन एवर रिक्वायर्ड जब हमें हो, एंड टू सी दैट द फर्म डज नॉट रेज रिसोर्सेज अननेसेसरीली। जैसे हमने बताया कि जब हमारे पास वो फंड आ भी गया तो उस फंड का हम अननेसेसरी यूज ना करें, यूटिलाइजेशन ठीक तरीके से हो, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो हमारी और रिसोर्सेज का। तो ये था हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव। आई होप आपके भी क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ यानी इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। देखिए अगर हम देखें तो इसकी सबसे ज़्यादा ही इंपॉर्टेंस है हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग की। क्यों? क्योंकि फाइनेंस से ही तो बिजनेस चलता है। अगर फाइनेंस ही हमारे पास नहीं होगा तो हम फंक्शन ही नहीं परफॉर्म कर सकते कोई भी मैनेजमेंट के ले लीजिए आप। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्प्स टू फेस द इवेंचुअलिटीज। इसका मतलब यह है कि फाइनेंशियल प्लान्स आर प्रीपेयर्ड व्हिच आर क्लियरली ऑफ इमेंस सेंस हेल्प्स इन रनिंग बिजनेस एक्टिविटी स्मूथली। हेल्प करता है हमारा बेसिकली एक बिजनेस एक्टिविटी रनिंग कर सके, स्मूथली कर सके, कोई भी रुकावट ना आए। क्योंकि जब हम पहले से ही प्लान प्रिपेयर कर लेंगे जितनी भी चीज़ें आने वाली हैं, जितनी चीज़ें हम परफॉर्म करने वाले हैं, जितना हम सरप्लस रखने वाले हैं, तो जब हम पहले से हमारे पास सब चीज़ क्लियर होंगी तो हमारा बिजनेस तो अल्टीमेटली स्मूथली रन करना ही करना है। तो इसलिए प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइज। ये क्या होता है? ये हमारा बहुत बड़ी हेल्प करता है कि बिजनेस की एक्टिविटी के अंदर कभी बार ऐसा होता है कुछ सरप्राइज हमें मिल जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमें लॉस होगा बट हमें हो गया, या फिर हमने एक्सेप्ट नहीं किया था कि हमें इतना प्रॉफिट होगा मगर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारा बहुत हेल्प करता है अवॉइड करने में शॉक्स एंड सरप्राइज को। क्योंकि देखिए अगर जितने भी शॉक्स एंड सरप्राइज है प्रॉफिट में जाएंगे तो हमारा फायदा ही अल्टीमेटली, मगर जितने भी शॉक्स एंड सरप्राइज जो कि हमारे बिजनेस के खिलाफ जाएंगे जैसे कि लॉसेस, तो उनको जैसे कि शॉर्टेज एंड सरप्लस ऑफ फंड्स, तो उनको एक तरह से मैनेज करने के अंदर काफ़ी हेल्प करेगा क्योंकि हमने पहले से ही ऑलरेडी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है। थर्ड आ जाइए हेल्प्स इन कोऑर्डिनेटिंग वेरियस बिजनेस फंक्शन। जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये क्या करती है? बहुत बड़ी हेल्प परफॉर्म करती है हमारी कोऑर्डिनेशन बनाने में वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़। और वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होती हैं? वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज़ इंक्लूड सेल्स, प्रोडक्शन एंड परचेज एंड साथ ही फाइनेंस और भी कई सारी एक्टिविटीज़ एक्सेट्रा। अब लास्ट आ जाइए फोर्थ, हेल्प इन अवॉइडिंग वेस्टेज ऑफ फंड्स। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कहीं से पैसे आए, आपने प्लानिंग ही नहीं करी कि मुझे इसे कैसे कैसे चलाने, तो आपका जब मन किया आपने ये खा लिया, जब मन किया आप घूमने चले गए। तो जब उसकी एक्चुअल में हेल्प पड़ने चाहिए हमें, यानी कि जब उसकी एक्चुअल में नीड पड़ेगी हमें, तो उस समय पे आपके पास वो पैसे होंगे ही नहीं। इसीलिए फाइनेंशियल प्लानिंग जो होती है बहुत बड़ी हेल्प करती है हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी को परफॉर्म करने से बचने में। क्यों? क्योंकि जब हमने पहले से प्लान परफॉर्म कर लिया कि ये पैसा जो है वो इस जगह लगाना है, ये पैसा इस जगह, ये पैसा इस जगह, तो उसमें हमारी वेस्टफुल एक्टिविटी होने की कोई चांस ही नहीं रहते। और अगर हम ये प्लान नहीं करते तो कभी बार ऐसा भी हो जाता है कि उस एक्टिविटी के लिए हमने पहले से ही पैसे दे रखे हैं बट हमें याद ही नहीं तो हमने दोबारा पैसे दे दिए। तो डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटी से ही बचे रहते हैं हम यहाँ पे, जो कि मैंने मेंशन भी कर रखा है, लाइक डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। तो ये थी हमारी कुछ 4 इंपॉर्टेंस, और भी कई सारी इंपॉर्टेंस बची हैं वो भी कवर करते हैं, क्योंकि ये जो पॉइंट्स हम यहाँ करवा रहे हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम के अंदर यही पूछ लिए जाते हैं कि आप इनकी जो है इतनी इंपॉर्टेंट बताएं, 3 इंपॉर्टेंट बताएं, 3 डिसएडवांटेज बताएं, और साथ ही जो केस स्टडीज आती हैं केस स्टडी के
अंदर भी ये पूछ लेते हैं, ए वाले पार्ट में तो ये कह देंगे कि इसके अंदर फंक्शन बताइए कौन सा फंक्शन हो रहा है, और बी वाले पार्ट में ये कह देंगे कि जो फंक्शन आपने ढूंढा है उसकी इंपॉर्टेंस बता दीजिए। तो इसलिए ये भी हमें याद करना, समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब हम देखते हैं और भी कई सारी इंपॉर्टेंस। देखिए, हेल्प्स टू लिंक विद प्रेजेंट एंड फ्यूचर। इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी फाइनेंशियल प्लानिंग है वो जनरली लिंक रहती है हमारी प्रेजेंट की फ्यूचर से। जैसे फॉर एग्जांपल, प्लानिंग का मतलब क्या है, हम प्रेजेंट में रह के फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में अपने आप को डेवलप कर रहे हैं, उसके मुताबिक हम सब चीज़ों को डिज़ाइन कर रहे हैं, यही तो प्लानिंग होती है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि जब हम फाइनेंशियली कोई प्लानिंग करते हैं तो जो फ्यूचरिस्टिक पर्पज से जितनी भी फाइनेंशियल चीज़ हमारे पास आने वाली हैं उनके ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्लानिंग तैयार कर रहे हैं कि किस तरीके से हम कैसे चीज़ें फेस करेंगे। इट मेक्स एफर्ट्स टू लिंक द विद प्रेजेंट विद फ्यूचर। अब सिक्स्थ आता है हमारे पास, हेल्प्स इन क्रिएटिंग लिंक्स बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। इसका मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है लिंक करने में इन्वेस्टमेंट को और फाइनेंसिंग डिसीजन को। ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमें बताती है कि वेयर टू इन्वेस्ट एंड फ्रॉम वेयर द रिक्वायर्ड ऑफ फंड्स विल बी मेड अवेलेबल। यानी कि इसका मतलब यह है कि जब हम कोई भी प्लानिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हम पहले ही सोचेंगे ना कि इतना अमाउंट आके हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, और साथ ही हम ये भी सोचेंगे किस जगह से कितना अमाउंट हमारे पास आना भी है। तो यही सब चीज़ें होती हैं। सेवंथ आइए, हेल्प्स इन मेकिंग एवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस ईजियर। ये हमारा क्या करता है, बहुत बड़ी हेल्प भी परफॉर्म करता है कि हर एक बिजनेस एक्टिविटी की परफॉर्मेंस को हम ईजी से ईजी वे में खत्म कर सकें। जैसे कि इट हेल्प्स इन मेकिंग एवोल्यूशन परफॉर्मेंस ईजियर बाय सेटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको सेट करने के बाद उनके मुताबिक हम काम करते हैं, डेविएशंस ढूंढते हैं, जैसे कि हम पीछे चैप्टर्स के अंदर पढ़ के आ रखे हैं वो बहुत अच्छे तरीके से। सो यहाँ पे हमारी जितनी भी हमारी इंपॉर्टेंस थी वो हमारी सब खत्म हो गई, और साथ ही इसी के हमारे साथ 9.1 जोन भी फिनिश हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और उसको भी समझते हैं इसी तरीके से और भी अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ। हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट जोन की तरफ, यानी कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जोन है इस चैप्टर का और मेरे ख्याल से इस बुक का, क्योंकि इसके अंदर हमें इतनी बड़ी बड़ी टेबल्स दे रखी हैं। बड़ी तो नहीं कहेंगे, मीडियम वे में कहेंगे, क्योंकि टेबल्स हमें दे रखी हैं, उनको हमें एनालाइज करना है, और हो सकता है सीबीएसई के पैटर्न द्वारा कोई कंफ्यूज करने के लिए कुछ आपको न्यूमेरिकल भी यहाँ से मिल जाए। तो इसीलिए काफ़ी ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन। कुछ ना आए समझ में तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइए, क्योंकि ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। टू मेक द कॉन्सेप्ट ईजी वी कैन से दैट कैपिटल स्ट्रक्चर रेफर टू द मिक्स बिटवीन द ओनर्स फंड एंड बोरोवर्स फंड। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब कैसे बनता है, यानी कि एक तो जो ओनर अपना पैसा लगाए, अपना पैसा लगाने के बाद जो उधार ले, किसी और से ले, वो मिलाकर जो पैसा हमारे पास इकट्ठा हुआ उससे हमारा कैपिटल बनता है, वो हम बिजनेस के अंदर लगाते हैं। तो ओनर्स फंड क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इक्विटी शेयर्स कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व सरप्लस एंड रिटेन्ड अर्निंग। और बोरोवर्स फंड्स के अंदर आता है हमारे पास डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट एक्सेट्रा। इनके अंदर कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप 11th के अंदर पढ़कर आए होंगे, बट फिर भी अगर हो सकता है दिमाग से भूल भी गए होंगे बच्चे, तो हम दोबारा बता देंगे, है ना। तो डिबेंचर, लोन, पब्लिक डिपॉजिट, ये किसके अंदर कंसिस्ट करते हैं, बोरोविंग फंड्स के अंदर कंसिस्ट करते हैं। अब यहाँ से आप खुद ही आइडिया लगा लीजिए कि बोरोवर फंड्स यानी कि दूसरे से लेना, तो यहाँ से हम दूसरों से फंड्स ले रहे हैं, अमाउंट ले रहे हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए। अब कभी आपने ये सुना है, अभी तो हम ये देखते हुए आए कैपिटल स्ट्रक्चर ये होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है, कई बार पढ़ा भी हमने। अब आप ये देखिए कि कैपिटल स्ट्रक्चर को आखिर कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसके भी कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले होते हैं, उनको समझते हैं, देन हम सीखते हैं आगे। बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर के कैलकुलेशन की। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल डेब्ट इक्विटी रेशियो कैसे निकालते हैं, डेब्ट डिवाइडेड बाय इक्विटी। देन सेकेंड मेथड, द प्रोपोर्शनल ऑफ डेब्ट्स आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। पहले इसका मतलब समझिए फिर फॉर्मूले पाएंगे। दैट मिक्स ऑफ डेट्स एंड इक्विटी विल बी सेड टू बी ऑप्टिमल विच रिजल्ट इन द वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर्स। इसका मतलब यह है कि ये मिक्स है हमारा डेब्ट्स का, इक्विटी का, और इससे हमारा क्या हो रहा है, ऑप्टिमल हमारे रिजल्ट ये देखने को मिल रहा है कि हमारे जो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स है वो इंक्रीज हो रही है। इन अदर वर्ड सेइंग इंक्रीज द शेयर होल्डर वेल्थ। अब आ जाइए फॉर्मूले की तरफ। देखिए ये कैसे बनता है, डेब्ट्स डिवाइड बाय डेब्ट्स प्लस इक्विटी। ये हमारा बनना है द प्रोपोर्शनल ऑफ डेब्ट्स आउट ऑफ द टोटल कैपिटल। ज्यादा से ज्यादा आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, सो आपको ये लिख देना है। अदरवाइज आपसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो ये लिख देना है। बहुत मुश्किल हो गए चांस जो कि आपको इसके अंदर दो इनमें से कुछ चीज़ गिवन हो और आपसे बोल दी जाए कि इक्विटी निकाल दीजिए, डेब्ट्स निकाल दीजिए, वो कुछ ज़्यादा ही नेक्स्ट लेवल का पेपर बनेगा, तब ऐसा हो सकता है। बट फिर भी आपको दिमाग में रख के चलने सारे फॉर्मूले, तभी आप आगे चल के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है
है अब डेट्स कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल के बीच में हमें डिफरेंस बताना है कॉस्ट एंड रिस्क को मेजर करके। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यहाँ पास आ रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल इज लेस देन द इक्विटी शेयर कैपिटल। कॉस्ट कम होती है डेट्स कैपिटल की अकॉर्डिंग टू इक्विटी शेयर। इट्स मेन रीजन इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लैंडर इज लेस रिस्की। करेक्ट। अदर आ जाइए अब इक्विटी शेयर पे। ऑन द अदर हैंड इक्विटी शेयर कैपिटल इज मोर कॉस्टली एंड एज द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट सर्टेन। यानी कि ये जो पहली बात, तो हम जब इक्विटी शेयर ऑफ कैपिटल जब इशू करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, मेहनत लगती है, पैसा लगता है साथ में। और साथ ही इनका जो डिविडेंड देने का तरीका होता है वो सर्टेन नहीं होता, वो रुका हुआ नहीं रहता। यानी कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते हैं हमारे, उनका जो अमाउंट ऑफ परसेंटेज देना होता है उन्हें परसेंटेज एक फिक्स रहती है, चाहे कंपनी लॉस करे चाहे वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट करे। मगर इनका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट होता है कि कंपनी जितना प्रॉफिट करेगी उसी के मुताबिक इनको डिविडेंड मिलेगा। तो ये भी है कारण यहाँ पर। अब इट्स रीजन इज दैट द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द इक्विटी शेयर होल्डर इन द बिजनेस मोर रिस्की। करेक्ट। अब यहाँ आ जाइए डेट कैपिटल इज मोर रिस्की बिकम द लैंडर कैन फाइल अ रिक्वेस्ट विद जुडिशरी फॉर द क्लोजर ऑफ द कंपनी इन केस दे डू नॉट गेट देयर इंटरेस्ट एंड द कैपिटल। इसका मतलब यह है स्टूडेंट्स, यानी डेट कैपिटल जो हैं वो ज़्यादा रिस्की हैं। कैसे? जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई कंपनी क्लोज हो रही है तो डेट कैपिटल्स को अगर उनके हिस्से का पैसा नहीं मिला और साथ ही उनको प्रॉफिट भी नहीं मिला तो वो केस कर सकते हैं कंपनी के ऊपर, इन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। जबकि ये राइट इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं होता। अगर पैसे बचते हैं कंपनी की सारी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के बाद, सब एसेट्स बेचने के बाद, सभी चीज़ें खत्म करने के बाद अगर कोई पैसा बच रहा है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है, अदरवाइज नहीं दिया जाता, उनके पैसे मारे जाते हैं। मगर ऐसा इसके केस में नहीं होता। डेट कैपिटल में इन्हें पैसे देने ही देने, अगर नहीं दिए तो कंपनी जुडिशरी के पास केस कर देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा डिफरेंस डेट कैपिटल एंड इक्विटी शेयर कैपिटल, एक कॉस्ट एंड रिस्क के मेजर। आज क्लास की वीडियो में इतना ही। आज क्लास की वीडियो में बेसिकली हमने कुछ क्लास 12 बिजनेस स्टडी के चैप्टर नंबर 9 फाइनेंशियल मैनेजमेंट के कुछ टॉपिक कवर किए। आई होप आपके भी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको किसी टॉपिक के अंदर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास से हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ मूव करेंगे और उनकी ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ उनकी वीडियोज़ को कवर करेंगे। थैंक यू।